नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो 58 ईयर्स से आप ईश्वरी सेवाओं में अपने जीवन को लगा चुकी हैं और अभी तक कार्यरत हैं। ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं। आप निमित्त हैं रसिया से। रसिया में जो सेवाएं होती है मॉस्को में, वहाँ की आप निमित्त हैं। कैसे वहाँ की सेवाएं आगे बढ़ रही हैं, कैसे स्व पुरुषार्थ और स्व के साथ साथ अन्य आत्माओं की जो सेवाएं हैं वहाँ की कैसी होती है, आइए हम जानेंगे कि विदेश की सेवाओं का क्या रूपरेखा होती है। दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा शरीर का जन्म तो दिल्ली में हुआ। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुई। और घर में कितने लोग ज्ञान में? घर में हमारे परिवार से हमारी माताजी, पिताजी, हम 3 बहनें ज्ञान में। कब आप आए ज्ञान में? हम ज्ञान में आए 1968 में, लेकिन 67 में एक्चुअली अपने माताजी से हमने सुनना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने सुनना शुरू किया था। हमारे नेबर्स थे जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स थे, उनका पूरा परिवार। तो क्योंकि हमारे घर का वातावरण शुरू से ही सात्विक रहा और सात्विक भोजन, भक्ति, पूजा पाठ और कोई अधिक मिर्ची मसाले, प्याज लहसुन भी कुछ हमारे घर में नहीं आता था। तो हमारी माताजी का जो मतलब फ्रेंडशिप थी उसी परिवार से थी, क्योंकि वो लोग भी नहीं कुछ भी ऐसी चीज खाते थे। अच्छा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के कारण। बाकी जो हमारे नेबर्स थे वो सब लोग नॉनवेज तो नहीं खाते थे, लेकिन प्याज लहसुन आदि खाते थे। अच्छा। और हम लोग तो बहुत करके बाहर की भी बनी हुई चीजें बहुत ही कम लेते थे, बचपन से ही लेकर के बहुत कम, बहुत माना बहुत ही कम। हमारी माताजी, हम लोग मतलब घर में कोई भी चीज बच्चों के लिए कमी नहीं रहती थी। गाजर का सीजन आएगा, गाजर का हलवा, खोया, बर्फी, ये वो अटरम पटरम सात्विक भरे ही रहता, वातावरण था। सात्विक वातावरण पूरा था। घर में जब ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े थे, उससे पूर्व आप किसे भगवान मानते थे? हिंदू परिवारों में जैसे होता है वो सभी को मानते हैं। तो हमारे घर में भी मंदिर था और हम लोगों को बचपन से ही ये आदत डाली गई थी कि सुबह स्कूल जाने से पहले नहाने धोने के बाद आरती करनी है, जोत जगानी है। आरती हमको सिखा दी गई थी और 2 आरतियां हम रोज करते थे। सुबह शाम के भोजन के पहले भी हमको जरूर आरती और जोत जगाना होता था। समझ तो कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसा हमको बड़ों ने, हमारे माता पिता ने सिखाया, हम वैसा ही करते थे। गायत्री मंत्र? हाँ, गायत्री मंत्र तो शायद इतना नहीं किया हमने, लेकिन देवी की आरती, गणेश जी की आरती, ये सब आरतियां हम करते थे। फिर जब कृष्ण जन्माष्टमी या रामनवमी या जो भी त्योहार, शिव जयंती आएगा, फिर सोमवार के फिर लहर चली थी 16 सोमवार के व्रत रखने की, फिर वो लहर हो गई। तो ऐसे भक्ति चलती रहती थी। लेकिन मुझे घर में पूजा सभी की होती थी, मेन दुर्गा की होती थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार श्री कृष्ण से था। अच्छा, बचपन में? बचपन से। क्या है सब विशेष? मुझे नहीं मालूम कि मुझे श्री कृष्ण से इतना क्यों प्यार था। मुझे यहाँ तक लगता था कि मेरा जन्म इस दुनिया में गलती से हुआ है। अच्छा। वहां होना चाहिए था जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और मैं बहुत बार स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ खेलती थी। अच्छा। खेलती थी, बॉल खेल रहे हैं, कुछ और बचपन में? बचपन में, बहुत छोटी उम्र में। तो ऐसी मुझे फीलिंग्स आती थी तभी। और इसीलिए ही शायद होगा, मुझे लगता था, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ गलती से हुआ। तो मैं छोटेपन में तो बच्चा कोई सोचता नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे को संकल्प आता था कि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मैं बड़े होकर मैं शादी तो करूंगी नहीं। अच्छा। हाँ, और क्योंकि मेरे को तो कुछ और करना है, मुझे सारी दुनिया की तरह नहीं जीना है। तो वो कहती थी क्या मतलब ये कि मुझे सारी दुनिया की सेवा करनी है। तो वो कहती थी तुमको मालूम है दुनिया कितनी बड़ी है और तुम तो इतनी छोटी हो, सेवा कैसे करोगी तुम? तो फिर मैं सोच में पड़ जाती थी। तो मैं सोचती थी, फिर कहती थी शायद मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये प्रोफेशन बहुत नोबल है
और इसीलिए जब 9th क्लास में मैं हुई हम्म, तो मैंने अपने साइंस सब्जेक्ट्स लिए, उसमें बायोलॉजी भी था, ताकि स्कूल करने के बाद फिर मैं प्री मेडिकल और मेडिकल में मुझे जाना है। अच्छा, आपने साइंस ले ऐसा लिया था। साइंस ले लिया था 9th में। हम्म, लेकिन 10th क्लास में हम्म, हमको ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान परिचय मिला। मिला। जब ये आपको ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान मिला, उसमें जो 7 दिन का कोर्स में, उसमें कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लगा? 7 दिन का कोर्स तो हमने किया ही नहीं। तो मम्मी क्या हमको आपको तो समझाई वो थी? समझाती थी। हम्म, वो जब घर में आती थी तो वो एक बार मुरली लेके आई हम्म, और हमारे घर में 2 चित्र थे हम्म, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय हम्म, विश्वविद्यालय के, एक त्रिमूर्ति हम्म, और एक मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। अच्छा, 2 चित्र। ये 2 चित्र थे। हम्म, उनको दिए होंगे उन्होंने, हमारे नेबर्स ने। हम्म, तो उन्होंने हमको ये बताया, मम्मी ने, कि देखो अभी ये दुनिया जो है ना बदलने वाली है, हम्म, और मरते समय अगर कोई बाबा को याद रखेगा, उन्होंने ऐसा ही बोला, बाबा को याद रखेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। बाबा कौन है आपको नहीं मालूम? बाबा नहीं मालूम। तो हमारे लिए तो बाबा माना बूढ़ा व्यक्ति, वो बाबा है। बाबा है। तो मैं रोज जाकर के वो त्रिमूर्ति के पिक्चर में ब्रह्मा बाबा का चित्र देख के आती थी अच्छा, कि मरते समय मुझे याद रहना चाहिए, ये बाबा, ये वाला ब्रह्मा। बाबा याद रहना चाहिए। तब तक वो बाबा का तो परिचय मिला ही नहीं था ना, तो ये याद रहना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि आत्मा कैसे मनुष्य के शरीर में जाती है, तो वो इतना तो इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में। पर एक बार वो मुरली लेके आई तो मुरली कुछ सुनाने लगी, कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने पूछा उनसे कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सेंटर है, और सेंटर हमारे घर से 7-8 मिनट वॉकिंग होगा। अच्छा, नजदीक का? बहुत ही नजदीक था। दुनिया का पहला सेंटर कमला नगर, अच्छा, मधुबन के बाद वाह, पहला सेंटर, पहला सेंटर है वो। पहला सेंटर जी है जी जी। दुनिया। तो जगदीश भाई जगदीश वहीं भाई रहते वहीं रहते थे, हाँ, गुलजार दादी वहीं रहते जी थे। जी जी। वहां से मिलती है। लेकिन मुझे सबसे अट्रैक्टिव बात लगी वो ये, जब मैंने पूछा कि वहाँ करते क्या है, तो उन्होंने कहा वहाँ ज्ञान सुनाते हैं और अपनी कमियों, कमजोरियों, बुराइयों से मुक्ति दिलाते हैं। अच्छा, उस समय 14-15 साल की उम्र होगी आपकी? हाँ। तो मैंने पूछा वो कैसे? तो वहाँ रोज पूछते हैं टीचर कि कल आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? अच्छा। तो आपको वहाँ तो सच बोलना होता है। अगर हुई है तो आप बताएंगे हाँ हुई, तो फिर आपको लगता है इतने सारे लोग बैठे और मैंने ये गलती की, अगली बार बताएंगे गलती की, तो फिर खुद को धीरे धीरे लगने लगता है कि ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, अपनी इज्जत होनी चाहिए। तो धीरे 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 वो गलतियां खत्म हो जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो वहाँ जरूर जाना चाहिए अगर हमसे कमियां खत्म हो जाएं। लेकिन उन दिनों मेरा एग्जामिनेशन की तैयारी थी, 10वीं का। हाँ, और मैं तैयारी में थी, तो तब तो मैं सेंटर पे नहीं गई। और लेकिन मैं उसकी तैयारी कर ही रही थी, तो वो जो नेबर्स थे हमारे, उन्होंने देखा मुझे, मैं छत पर हूँ और लेसन तैयारी कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम नीचे आओ 1 मिनट। मैंने कहा मैं चली गई। तो कहा, उनको मालूम था हम लोग गीत वगैरह गाने का शौक है, तो कहा देखो एक बहुत सुंदर गीत आ रहा है रेडियो में। तो रेडियो में गीत बज रहा था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो मुझे वो गीत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा अच्छा लगा? हाँ। तो उस आधार पे उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान मुझे सुनाया। क्या सुनाया मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे याद नहीं। क्योंकि कब की मेरी बात है? बुद्धि, ये 10th क्लास में। 10th में थे वो। तो मैं उसके बाद, मतलब बुद्धि में तो पढ़ाई थी ना, जी जी। ज्ञान तो सुनने का नहीं था, लक्ष्य फाइनल एग्जाम था, एग्जामिनेशन था। तो उसके बाद मैं चली गई। लेकिन एग्जाम पूरा होते ही मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे सेंटर पे जाना है। तो उन्होंने कहा जाओ। हम चले गए, छुट्टी दे दिया। छुट्टी दे गई। सेंटर पे हम गए, तो मैं जब अंदर पहुंची वहाँ, तो ऐसे गैलरी थी और उधर हॉल था। तो वहाँ गुलजार दादी खड़ी थी। अच्छा, तब तो मैं नहीं जानती थी। पहला मना दादी का, गुलजार दादी का दर्शन हुआ? पहली मीटिंग मेरी गुलजार दादी से। क्या बात। उनसे हुई मेरी। तो मैंने जैसे ही उनको देखा, मुझे फौरन अंदर में निर्णय कर लिया मैंने कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा व्यक्तित्व बनानी है।
बस। हम्म, क्योंकि मुझे जीना और तरीके से है, कैसे मुझे क्लियर दिखाई दे गया, मुझे ये बनना है। उसके बाद तो मैं क्लास में चली गई, कोई कोर्स वोर्स तो कुछ किया नहीं था। कोर्स तो हम लोगों को समर वेकेशन में जो छोटी छोटी कुमारियां आती थी उन सबको कराया गया बच्चों की भाषा में। अच्छा। आज के दिन मान लीजिए लेसन केवल परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बस इतना ही। अच्छा। आज के दिन लेसन की आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा इतना इतना छोटा छोटा समझाते थे, चकाचुकी करा देते। बस 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 वही कोर्स किया, और कोई कोर्स हमने नहीं किया। तो बस उसके बाद तो फिर हम लोग लग गए इस आप पढ़ाई आगे, के आपके अंदर। साथ बहनें भी आई, 3 बहनें ना? हम 3 बहनें हैं, हम वैसे 4 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो गई ओके। और हम 3 यहाँ डेडिकेटेड हैं। मेरे साथ फिर कमलेश बहन जो बॉम्बे में है, राधा बहन वो अब जो यहाँ पर ही है, अब तो मधुबन में ही। तो वो तो राधा बहन तो बहुत ही छोटी थी तब। अच्छा। हाँ, सबसे छोटी राधा बहन है? हाँ छोटी है, हाँ उससे छोटा भाई है हमारा। अच्छा। तो ऐसे हुआ। सब तो दिल्ली में रहते हैं ना? सब दिल्ली में है, सब दिल्ली में है, हाँ सब दिल्ली में है। और बस फिर तो हमारा मतलब पढ़ाई, वो पढ़ाई भी चलती रही और ये पढ़ाई भी चलती रही। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर एमएससी किया, बीएड किया, क्योंकि हमारे लौकिक फादर नहीं चाहते थे कि हमारी पढ़ाई कम हो। अच्छा। मैं तो चाहती थी 11th, उन दिनों 11th था स्कूल, 10+2 नहीं था। तो वो करके मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बेशक तुमको अपना जीवन ऐसा बनाना है बनाओ, मगर मेरी जिम्मेवारी तुमको अच्छी एजुकेशन देना है और इसीलिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ो उसके बाद जो भी करना। तो फिर मैंने मतलब दोनों पढ़ाई साथ साथ पढ़ी, वो भी। सबसे घर परिवार में सबसे बड़ी आप है? हमारा भाई बड़ा है हमसे, बड़ा भाई। और जब आप ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद अचानक ये रसिया वाला जो यात्रा है और वहाँ सेवा का, ये प्लान कैसे बना? मेरी एजुकेशन 1976 में पूरी हुई। 1983 में आप जानते होंगे विजय भाई हैं जो रशिया में रहते हैं। जी हाँ। तो विजय भाई 83 में ज्ञान में आए थे। अच्छा। वहीं उसी सेंटर पे ज्ञान में आए थे। और शुरू तो उन्होंने साउथ एक्सटेंशन से किया था, 5-6 दिन वहां सुना, उसके बाद यहाँ शक्तिनगर में आ गए थे। फिर 88 में तब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। अच्छा, विजय भाई। फिर जब 88 में उनको इंडियन गवर्नमेंट और सोवियत गवर्नमेंट, उस समय सोवियत यूनियन था, उनसे स्कॉलरशिप मिला कि रशिया में आने का, सोवियत यूनियन में आने का, पोस्ट रिसर्च के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने जगदीश भाई साहब से पूछा कि मैं जाऊं, भाई साहब ने मना किया। अच्छा। कि वहाँ क्या करोगे, वहाँ तो ना कोई सेंटर है ना कुछ है, वहाँ जाके कम्युनिज्म है, वहाँ कुमार भाई है, कम्युनिज्म है, वहाँ क्या करेंगे आप। मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया स्कॉलरशिप। अच्छा। लेकिन 89 में फिर मिल गया दोबारा। हाँ, दोबारा मिल गया। फिर मिल गया। उन्होंने फिर पूछा भाई साहब से। अच्छा। तो भाई साहब ने कहा अच्छा जाओ, लेकिन कोशिश करना अगर कुछ वहाँ कुछ सेवा हो जाए तो मतलब सबसे पहले विजय भाई गए। तो गए तो अपने रिसर्च के लिए थे, उनकी स्टोरी तो आप उनसे ही सुनिए। जी मैंने सुना थोड़ा बहुत। हाँ, कैसे वहाँ पर सेवाएं हुई थोड़ा सुना जी। और फिर एक इनविटेशन वहाँ से, ऑफिशियल इनविटेशन आया रशिया से, वही सोवियत यूनियन था तब, वहाँ से आया 2 बहनों के लिए। और उसमें मतलब 10 दिन के लिए लेक्चर्स देने के लिए रशिया में। Okay. तो अब वो इनविटेशन आया था मेरे नाम पर और चक्रधारी दीदी के नाम पर। तो जब हमने दादी को बताया, दादी प्रकाश मणि को, तो दादी ने कहा नहीं तुम दोनों इकट्ठे नहीं जाओगे, यहाँ पे कौन रहेगा सेंटर पे। जी। एक जने को जाना है। अब कौन एक जना जाएगा, दीदी बड़ी है, जाएंगी पहले वो, लेकिन अकेली वो जाना नहीं चाहती। तो वो इनविटेशन हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, वो भी कैंसिल हो गया? कैंसिल कर दिया। क्या बात। उसके बाद सेकंड इनविटेशन आया, दोबारा फिर आया, तो वो हमने स्पेशली मंगाया चक्रधारी दीदी के नाम से और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उषा किरण, उनके नाम से, ताकि क्योंकि मैं फिर सेंटर पे रहूंगी पीछे। तो ये लोग 10 दिन के लिए गए। अच्छा। लेकिन 10 दिन
में वो वहाँ के लोगों ने आने ही नहीं दिया, कहते हम तो नहीं जाने क्योंकि वो देंगे। जो स्पिरिचुअल लेक्चर दे रहे थे उससे हाँ, काफी वो प्रभावित हुए वो। हजारों की संख्या में लोग आते थे अच्छा। और इतने प्रभावित हुए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि हम आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा। अरे भैया वीजा ही तो 10 दिन का है। नहीं नहीं नहीं, हम आपका वीजा भी एक्सटेंड करा देंगे। यहाँ तक क्या? यहाँ तक भी। पहले 5 दिन का कराया, फिर 15 दिन का कराया, फिर 1 महीने का कराया, फिर फिर 1 महीने का और कराया, फिर मैं भी वहां पहुंच गई उसके बाद। तो वो जो 10 दिन थे ना, वो अभी 36 साल में बदल गए। 36 साल से वहाँ सेवा चल 36 साल से वहां सेवा चल रही है, ये 37वां साल है। रही। संतोष बहन बाद में गई? संतोष बहन बाद में गई, वो मार्च 90 में गई। अच्छा। विजय भाई फरवरी 89 में गए, चक्रधारी दीदी सितंबर 89 में गई, मैं दिसंबर 89 में गई, कमलेश और संतोष बहन मार्च 90 में आई। तो वहाँ की सेवाओं का जो है 36 साल हो गए और हाँ। वहाँ निर्विघ्न रूप से चल रहा है सेवाएं। गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है? हस्तक्षेप की बात नहीं है, उसमें सबसे पहले वहाँ जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन। तो हमने फिर वहाँ 1 साल के 1.5 साल के बाद ही इसका प्रोसेस शुरू कर दिया रजिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट के दिखाने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में हम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो और फिर पीटर्सबर्ग का जब सेंटर खुला तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा दिया, बराबर हो गया। तो इसलिए सब कुछ ऑफिशियल है। तो वहाँ पहले तो कम्युनिज्म था, फिर 1990 में डिवाइड हो गया सोवियत यूनियन, रशिया एक अलग देश हो गया, दूसरे देश हो गए, 15 देश और हो गए। तो इस तरीके से होते होते तो ये सेवाएं शुरू हो गई। फिर डिवीजन होने के बाद जो 70 साल धर्म को बैन किया गया था, धर्म को छुट्टी मिल गई फिर से। चर्चिस फिर से बनने लगी। अच्छा। चर्चिस फिर से बनने लगी, इस्कॉन मंदिर भी बनने लगा, इस्कॉन मंदिर आया और वगैरह वगैरह करके होने लगा। तो वहाँ शुरू से लेकर के 1000 साल से, 70 साल छोड़ के 1000 साल से क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर। अच्छा। और सो भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। तो उन लोगों को ऐसा शायद फील होता होगा कि कहीं हम लोग दूसरे लोगों को कन्वर्ट तो नहीं कर रहे। तो हमारा तो ऐसा नियम ही नहीं है, हम तो कन्वर्ट करते ही नहीं किसी को भी। हम तो ज्ञान सुनाते हैं। हमारी संस्था कोई धार्मिक संस्था नहीं है ना, हमारी संस्था आध्यात्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। तो हम तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे बुद्ध धर्म का है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम का है, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि हमारा जो कहना है वो है आत्मा के धर्म की बात, कि आत्माएं तो हम सब आत्माएं हैं, उसमें क्रिश्चियन मुस्लिम तो होता ही नहीं। आत्मा तो आत्मा है और आत्मा का धर्म शांति है। माना ये ज्ञान जो है आप वहाँ पर बांटते, 36 साल हो गए, शुरू हो गया। हाँ। कितने स्टूडेंट अभी वहाँ के जो बाबा के बच्चे आप ये मान के चलिए करीब वहाँ रशिया और उसके आसपास के देशों में मिलाकर लगभग 70 सेंटर्स होंगे। टोटल 70? हाँ। गीता पाठशाला छोड़ के? गीता पाठशालाएं वहाँ नहीं होती। अच्छा, गीता पाठशाला नहीं होती वहाँ। हाँ। सब सेंटर है, वो भी 70 सेंटर है। हाँ, लेकिन छोटे बड़े सब छोटे बड़े मिला के 70 है टोटल। मुख्य बड़े 2 सेंटर्स हैं। अच्छा। एक मॉस्को में, एक पीटर्सबर्ग में। ओके। बाकी उसका हम लोग देखभाल करते हैं, अलग अलग देशों में भी सेंटर्स है। कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। जी। सब रजिस्टर्ड है? हाँ। जब जैसे मान लीजिए रशिया में, मॉस्को में रजिस्टर्ड है ना, तो वो नेशनल लेवल पर है। अच्छा। इसलिए बाकी के जो सेंटर्स रशिया में खुलते हैं वो उनको उसका वो मिल जाता है अथॉराइजेशन, उसके आधार पे वो लोग चलते हैं। ओके। उनको अलग रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सेंटर्स ऐसे हैं रशिया में जो रजिस्टर्ड हैं। कई फिर दूसरी कंट्रीज हैं, मान लीजिए लैटविया है, वहाँ रजिस्टर्ड है, लिथुआनिया, एस्टोनिया रजिस्टर्ड है, यूक्रेन में रजिस्टर्ड है, मोल्दोवा में रजिस्टर्ड है, तो बेलोरसिया में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ऐसे रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं। तो और हाँ, ये सारा आप वहाँ से केंद्र जो है बिंदु है वो है मॉस्को है और उधर से पीटर्सबर्ग बहन जी का है। हाँ। ये जो आप टोटल कितने टीचर्स बहने आप? इंडिया से केवल 2 हम टीचर्स बहने हैं और विजय भाई। बाकी सब सेंटर्स पे वहाँ की हैं। वहाँ की जो टोटल टीचर्स बहने, रशियन जो टीचर बहने, हाँ, कितनी होंगी?
मैंने कभी गिनती नहीं किया, मैं समझती हूँ 50 तक तो होंगी। कोई लिस्ट तैयार नहीं? सोचा नहीं 50 कभी। ऐसे हाँ हाँ, लगभग। मान के और चलिए। कितने स्टूडेंट है पूरे मिलाकर जो 70 आप सेंटर बोले हैं? आप सर जी के अच्छे बीके पक्के ज्ञान तो सुना है, मतलब गिनती नहीं, गिनती नहीं, नहीं वो लेकिन जो जो पक्के रेगुलर मुरली स्टूडेंट्स हैं सुनते हैं वो कम से कम 3000 तो। 3000 हैं पूरे रसिया में। हाँ, उसके आसपास के जैसे देशों कि में। योगी जी तो खास कर उन्होंने कल्चर प्रोग्राम देखा रसिया का, तो खास इनविटेशन मिला था, हम्म। तो दीदी आई थी या पूरा अच्छा प्रोग्राम हुआ? तो क्या इनविटेशन कहाँ मिला? लखनऊ में, हाँ। तो पूरा ग्रुप आया था रसिया से, हम्म। तो वहाँ प्रोग्राम उन्होंने दिया और सारा खर्चा भी मंत्रालय ने किया। हम्म। तो ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है, आपको इनविटेशन वहाँ की सेवाओं के लिए कुछ इस प्रकार सोशल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि आज गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व, हमारे राष्ट्रपति भी हैं जो डेली अध्ययन करती हैं ज्ञान को, हम्म। तो वहाँ के जो मिनिस्ट्री है या कुछ ऐसे वीआईपी लोग जो इससे ज्ञान से कनेक्टेड हैं? अगर हम पॉलिटिकल साइड पर जाएंगे ना, वहाँ फिर भारत की तरह नहीं है। ओके। वहाँ की मतलब लॉज, वहाँ की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके। हमको इतना आसान नहीं मेयर से भी मिलना। अच्छा, क्योंकि 1000 वर्ष से वहाँ क्रिश्चियनिटी जो आप बता रहे हैं, और ये अभी 70 साल हुआ कि सब धर्मों को वहाँ पर लेकर चल रहे हैं वो? 70 साल से नहीं, 90 से, मतलब समझ लीजिए 36 साल से ही चल रहा 36 है। साल से चल रहे हैं वो। उससे पहले तो बहुत। उससे पहले 70 साल बैन था। अच्छा। 1917 से लेके 1987 89 तक बैन था, 72 अच्छा। साल। अच्छा। 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ। हम्म। उससे पहले क्रिश्चियनिटी था। अच्छा, 1000 साल। तो मिला जुला के जो है अभी हम कायदे प्रमाण वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाँ। किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं नो। है। आप अपने लिए कितना समय खुद के लिए क्या करती हैं? जो बाबा कहता है अशरीरी अवस्था, वो इसकी परिभाषा क्या है? मेरा दिनचर्या बहुत जल्दी 3 साढ़े 3 शुरू हो जाती है, हम्म। अमृत वेला। और उसके बाद मुझे जो मुरली क्लास में सुनानी होती है या मुरली अध्ययन भी करना होता है, तो जिस समय मैं मुरली पढ़ती हूँ ना, किसी को कहती मेरे को आप लोग डिस्टर्ब बीच में नहीं करना, मैं फुल फोकस्ड होना चाहिए। यस जी। उस मुरली से मुझे बहुत प्यार है। वो एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड है। हाँ, और उसको मैं एंजॉय करती हूँ। फिर क्लास में पढ़ती हूँ, ये मेरी आदत शायद शुरू से है। जब मैंने शुरू ही किया था मुरली पढ़ना, तो मैं क्लास में पढ़ने के पहले कम से कम 3 बार तो पढ़ती ही थी। और दादी भी ये आदत था बड़ी दादी का कि मुरली का बहुत कम से कम 3 बार। जी जी जी। रात को सोने के पहले, फिर सवेरे उठने के अमृत वेले के बाद, फिर अगर उसके बाद चाय पीते हैं तो उसके साथ में, और फिर क्लास में एकदम जाने के पहले अच्छे से, फिर क्लास में। तो ये आदत मुझे है। और साइलेंस की प्रैक्टिस का मुझे बहुत शौक है। मुझे साइलेंस में रहना अच्छा लगता है। बहुत ज़ोर से बोलना मुझे पसंद नहीं, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो तो मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो वो साइलेंस का अभ्यास एक तो वो बहुत अच्छा है, वो हम लोग करते हैं टाइम एंड अगेन। हम वीक में एक दिन जो भी निवासी हैं चुन लेते हैं दिन, आज मेरा साइलेंस डे है। साइलेंस में निद्रा नहीं आती? नो। डीप साइलेंस अलग है। हाँ। और साइलेंस में कहीं कहीं निद्रा भी आ जाती है जिसको किसी को आ सकती है। मान लीजिए नींद साइलेंस में तब आती है, 2-3 कारण होते हैं। या तो व्यक्ति की नींद कम हुई है, या मन डल स्थिति में है, और या खाना हैवी खाया। अच्छा, उसका भी प्रभाव पड़ता है, अन्न का भी प्रभाव पड़ता है। या निद्रा पूरी नहीं हुई हो। हाँ, वही। या हम कोई ऐसा सुख के या कुछ ऐसे थॉट्स नहीं दिए हैं बाबा के ज्ञान के पॉइंट, वही मन डल है। डल है, मतलब मन स्लीपिंग अवस्था में होगा तो नींद आएगी। तो इसी को अशरीरी अवस्था कहेंगे? ये अशरीरी नहीं होता, नहीं होता। अशरीरी में आपको नींद नहीं होती, कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन शरीर से वो डिटैच स्टेज होती है, नींद नहीं होती। उसमें आपको एकदम लाइट का फीलिंग होता है, और लाइटनेस का फीलिंग होता है। आप अपने को फील करते हैं कि आप लाइट हैं, और एकदम लाइट हैं, कोई हैवीनेस नहीं है, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही है, और एकदम अंदर से गहरी गहरी शांति होती है। गहरी गहरी शांति होती है। डिटैचनेस कह सकते हैं, डिटैच कह सकते हैं उसको, बिल्कुल। लेकिन उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आपको ये अच्छा अनुभव हो गया साइलेंस में, उस अशरीरीपन का, गहरी शांति का,
तो उसके बाद जब आप आवाज में भी आते हैं हम्म, तो आवाज में आते हुए भी आपको लगता है कि आप आवाज में नहीं हैं। न्यारापन लगता है। न्यारा। हाँ, जैसे आप सुना रहे तो उस फील को मैं भाप रहा था कि कैसे हम खुद अपने आप को न्यारा बनाकर यूज करें, जिसको बाबा कहता है तुम मेरे याद में मगन रहो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। हम्म। तो आपके शब्दों से ही वो झलक दिखाई दे रही थी। दीदी, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो आप बता रहे हैं 3000 लोग हैं, तो वो जो है सहज रूप से ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ तर्क वितर्क करते हैं? हर तरह के हर जगह होते हैं लोग, हम्म, लेकिन वहाँ के लोगों की विशेषता क्या है कि वो साइंटिफिक इंटेलेक्ट वाले हैं। हम्म, इसलिए कोई भी चीज को वो लॉजिकली समझना चाहते हैं, केवल भावना से नहीं, अच्छा। साइंटिफिक तरीके से। हम्म, तो इसलिए उनको हर चीज को बताना होता है। जैसे भारत में तो हर एक को मालूम है कि आत्मा होती है। लॉजिक जो शिवानी बहन सुनाती है, लॉजिक वो ज्ञान आत्मा होती है, जी जी। लेकिन वहां आपको समझाना है कि आप कैसे कहते हैं आत्मा होती है, प्रूफ क्या है आपका? प्रूफ क्या है, आपको साइंटिफिकली बताना है। हम्म, हमने भारत में कोर्स कराया कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ये जीवात्मा है। हम्म, वहां आप ऐसे नहीं कह सकते। बराबर। यहाँ पर आने के लिए आपको हम्म, उससे पहले उसका बैकग्राउंड बनाना है, हम्म, तब आप उसको यहाँ लेकर के आएंगे। बराबर। वो उनको बताना है। हम्म, तो ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में, स्वर्ग हम्म, के बारे में, कोई भी चीज को डिटेल से बताते हैं। हम्म, और अगर उनको समझ में आ जाता है और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। मैं बीसों नाख उनका जोर लगा के अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। और ये चीज़ हमने मुन्नी बहन से खुद जब रसिया गई थी तो सुना रही थी कि अगर स्वर्ग देखना है तो एक बार जरूर रसिया जाकर देखना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो भाव से जीते हैं। भारत के लोग थोड़ा भावना वाले हैं, तर्क वितर्क वाले हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक बार समझ लिए ज्ञान को तो एक रास्ते पे निकल जाएंगे। वो फिर इधर नहीं देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे। और सचमुच में वहाँ के जो बाबा के बच्चे आते हैं तो लगता है सचमुच एक मिनी मधुबन आ चुका है, जो बाबा कहता है रौनक। तो सचमुच वहाँ के भाई बहनों के द्वारा इसे मधुबन बगिया और पुष्पित हो जाती है। जी। दीदी, जैसे हम यहाँ पर प्रदर्शनी वगैरह करते हैं तो वहाँ कैसी सेवाएं आप करती? वहाँ सेवा की फिर थोड़ी विधियां अलग हैं। देखो वहाँ पर ना कल्चरल प्रोग्राम्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और तो उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स ऐसे ज़रूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उस प्रोजेक्ट का लक्ष्य तो ज्ञान सुनाने का ही होता है, लेकिन उसको स्वरूप ऐसा देते हैं कि उसके बीच में कोई कविता होगी, कोई गीत होगा, कोई स्टोरी होगी, कोई कुछ ऐसा होगा जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। जी जी जी। और वहाँ का जो उनका कल्चर है, उस कल्चर में से वो बातें लेकर के कोई म्यूजिक बजाया। तो ऐसे वाले प्रोग्राम्स हम वहाँ ज्यादा करते हैं और कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। उसके अलावा हम प्रदर्शनियां वगैरह वहाँ नहीं करते क्योंकि भारत की तरह वहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते। वहाँ आपको अलग से हॉल लेना पड़े और वहाँ जाकर के करो तो ठीक है। बाकी आपका अगर घर बाबा का बड़ा है, वहाँ पर आपने किसी कमरे में चित्र लगा दिए, वो हट जाने, वो आप कर सकते हैं। इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड नहीं कर सकते। नो नो नो, उसका परमिशन स्पेशल होती है। आप पब्लिकली कोई भी ऐसा वाला काम नहीं कर सकते। धर्म का प्रचार कर नहीं सकते। बाकी वो हरे कृष्ण हरे रामा लेकर डांस करते हैं तो वो वो इसीलिए उनको नहीं मिलता ना, उनको वो लोग रजिस्टर नहीं करते हैं उनको। अच्छा, उनको मंदिर के लिए जगह नहीं देते उनको। अच्छा, वहाँ पर नहीं मिलता है जी, क्योंकि वो घूमते हैं ना ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो वो धोती पहन के ढोलक लेकर के घूमना शुरू करते हैं। तो ये वहाँ परमिशन नहीं है वो सब चीजें? मतलब उनको अच्छा नहीं लगता वहाँ की गवर्नमेंट को। अच्छा, ये चीजें मतलब जैसे क्या कर रहे हैं ना ये, एक हमने उनको एक दफा बात भी की बल्कि कि ये सब मत करो ना, ये दिखावा किस लिए करना है। सही बात है। हाँ, वो झांझ लेके क्यों घूमना है, क्यों घूमना है। आप घर में बैठे हो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, अपने जीवन को बाहर क्यों दिखाएं हम? दिखाना किस लिए? सही बात। किसी लोगों को अट्रैक्ट करना बिना मतलब कि कोई इससे कोई एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना कि आप जा रहे हैं। आजकल बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, वो पटरी पर ही ना वो चलाते हैं उसको, बैटरी वाली होती है। इतना फास्ट जाते हैं वो लोग और वो आसानी से ब्रेक नहीं लगती।
अच्छा। और वो आ रहे हैं भीड़ भड़का में, तो उनका टक्कर लग गया तो कोई भी गिर जाएगा, कुछ भी हो अच्छा, जाएगा। परमिशन नहीं है सब करने का वहाँ पर। अच्छा नहीं लगता गवर्नमेंट को। दीदी, आप जब मधुबन आती हैं और वहाँ रहती हैं, दोनों में अंतर क्या है? आते हैं जनरली ऐसे सीजन में जब यहाँ हमारे साथ भाई बहन भी होते हैं, हम्म, और फिर हमारी मीटिंग्स भी बहुत होती हैं। हम्म, और भाई बहन होते हैं, उनको फिर भाषा की प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी होना ज़रूरी होता है। हम्म, मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स में भी होना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारा टाइम जो है ना वो उसमें चला जाता है यहाँ। और फिर यहाँ क्लासेस वगैरह, कभी अजमान सरोवर में, कभी आनंद सरोवर में, कभी यहाँ हर जगह। रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं, कभी वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए। जी जी। तो सेवाएं तो वहाँ भी बहुत होती हैं, हम्म, लेकिन यहाँ में और वहाँ में रूप में फ़र्क है दोनों का। और परंतु कभी कभी ये मन में संकल्प रहता है कि सभी जो भाई बहन आते हैं वो लोग मधुबन का ज़्यादा लाभ ले पाते हैं हमारे बजाय। सही हम बात। लोग उसमें हम लोग इतना इंक्लूडेड होते हैं ना चीज़ों के अंदर, अलग अलग में। सेवाओं में हमें अपना अपने लिए समय कभी कभी नहीं मिलता नहीं है, मिलता है। सिवाय अमृत वेले और मुरली के। हम्म, उसको हम छोड़ते नहीं, जी जी जी। उसमें हम ज़रूर जाते हैं। और अदरवाइज तो एक्टिविटीज़ बहुत होता है। ये सुन के मुझे एक गीत याद आता है भक्ति मार्ग का, कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दुख दूर दूर करेंगे करेंगे राम। राम। तो नेचुरल है कि जो आप सुना रही हैं तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन पहले जी आपको मिलता है, फिर उनको हाँ। मिलता है। तो दीदी, जब आप दादी से पहली बार, तो आप दादी गुलजार से मिले, पहली बार जब मधुबन आए, कैसा लगा आपको? पहली बार जब मैं मधुबन आई ये था 1969, हम्म। जब ब्रह्मा बाबा आव्यक्त हुए। अच्छा, आप थे वहाँ पर? तब मैं 20 जनवरी हम यहाँ पहुँचे थे 69 को। अच्छा। हाँ, हमें 19 जनवरी को खबर मिली थी सवेरे, हम्म, संडे था वो। हम्म, और उसी दिन हम लोग फिर घरों में जाके थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो डाल के हम लोग निकल पड़े थे स्टेशन के लिए। अच्छा, पता चल गया था कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो आप हाँ, उसी समय आप इधर उसी आ गए? समय हम आ गए थे। आपके सामने ही अंतिम संस्कार हुआ? हाँ 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 हाँ। तो उस समय तो मधुबन बहुत छोटा था, लेकिन हम्म, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा था। तब तो मेरी हम्म, उम्र मुश्किल से 15 साढ़े 15 साल भी नहीं थी। और और 3 लोग वहाँ रुकने की व्यवस्था तो थी नहीं? जगह भी नहीं थी, धर्मशाला लेकिन में रुकते थे? 800 से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। हम्म। हमारी पूरी क्लास लगभग पहुंच गई थी। अच्छा, हाँ, शक्ति नगर से? सिवाय 3-4 बूढ़ी माताओं के सब आ गए थे। तो ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वहाँ शांति स्तंभ के चारों ओर, बाबा ने उसका बनवाया? फर्स्ट फ्लोर नहीं बना था अभी, अच्छा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। सिर्फ नीचे के 6-7 कमरे बने हुए थे। अच्छा, तो मुझे अभी तक याद है, हमें कमरा नंबर 7 मिला था नीचे वाले? पूरे सेंटर को। अच्छा। पूरा सेंटर इसी कमरे में। अरे बाप अब रे। उसी के अंदर ही अब टर्न बाय टर्न रिलैक्स करते थे, टर्न बाय टर्न। और नहाते भी ऐसे ही होंगे, मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे वो तो। जी जी जी। लेकिन वो जो उस समय का वो जो अनुभव था ना, मुझे वो याद आता है, जब बाबा के शरीर को वैन पर रखकर पूरा यात्रा कराया गया मार्केट पूरा में? यात्रा कराया गया था, और सड़कों से गलियों से भी लेके गए। तो मैं देख रही थी कि सब बालकनीज में खड़े हैं लोग और देख रहे हैं। और आगे आगे रमेश भाई चल रहे थे, उनके हाथ में टेप रिकॉर्डर था और गीत बज रहा था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो लाइन बनी हुई थी, तो हम कुमारियाँ थे और मैं छोटी थी, तो मैं सबसे आगे आगे थी। अच्छा। और तो मैं देख रही थी सब कैसे हो रहा है। तो मुझे अभी तक वो दृश्य याद आता है कि हम जब नक्की लेक के आगे से गुजरे, तो ऐसे लगता था कि नक्की लेक का पानी भी हिल नहीं रहा, स्थिर है? स्थिर है। कोई पेड़ की पत्ते नहीं हिल रहे हैं, इतना डेड साइलेंस था। और हम लोग निकलते, फिर उसके बाद लास्ट में पांडव भवन में पहुंचे थे और वहाँ ये संस्कार वगैरह हुआ। तो कितनी पब्लिक थी वहाँ आई हुए, सब बहुत ढेरों के ढेर लोग। तो दीदी मनमोहिनी आई वापस इलाहाबाद से, और दादी प्रकाश बनी थी। तो कैसे वो क्रिमेट करते हैं वगैरह सब प्रोसेस हुआ। तो लेकिन एक ये छाप मेरे ऊपर पड़ गई थी साइलेंस की। दूसरा छाप जो मुझे पड़ी थी वो थी जब संस्कार होने के बाद भोजन, धुलाई वुलाई सब हुआ, फिर भोजन बनना था। तो भोजन बनने में तो मैं
तब किचन भी छोटा सा ही था। जी जी। और तो मुझे, और किचन के आगे वो जो थोड़ा सा लॉबी टाइप है, हम्म। वहां पर कोई बैठा था, मुझे हम्म। याद नहीं, सत्ती बोली दादी थी या हम्म। तो वो थी। और 800 लोग आए हुए थे, हम्म। उनका भोजन बनना था। एक इतना छोटा सा पीतल का हम्म। कूटने वाला, हम्म। वो लेके बैठी थी। हम्म। उसमें मुश्किल से तो 8 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची होगी। अच्छा। वो 8 हरी मिर्च को वो कूट रही थी, हम्म। और वो सारे भोजन में डलनी थी, 800 लोगों के भोजन में। अच्छा, 8 मिर्ची से 800 लोग। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तब हम्म। कैसे बनता है यहाँ भोजन। हम्म। और मतलब मिर्ची होती नहीं थी, हम्म। बिल्कुल भी होती नहीं थी। हम्म। नाम मात्र से फ्लेवर के लिए डालते होंगे, हम्म। और वो डालते थे। हम्म। तो एक ये रह गया था मेरे मन में, बिल्कुल बहुत गहरी छाप हो गई थी ये हम्म। बनी। हम्म। और बाकी तो घर तो छोटा ही था, गर्म पानी वहां से भट्टी में से लेके आना है, ठंडा पानी वहां से लेना है, बाथरूम वहां है, टॉयलेट वहां है, दूर कमरा दूर था, वहां है। दूर दूर था। ऐसा ऐसा होता था लकड़ी वहाँ का पे। चूल्हा था, चूल्हा था, आंखों में सब वो सब। धुआं आता था। सूरज भाई बताते हैं कि किस प्रकार से आंखों में आंसू आते थे, वो आंसू भी प्रेम के आंसू होते थे। हाँ। वो बहुत ही वंडरफुल नज़ारा था। हम्म। लास्ट क्वेश्चन दीदी, कि आज समय के अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? इस समय हमारे 2017 से बाबा नहीं आ रहे हैं, आप जब आती हैं तो वही फीलिंग रहती है, और हमको अभी क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा के बच्चों में भी सब प्रकार के बच्चे हैं। हम्म। किसी का अपने पर बहुत अटेंशन है, हम्म। किसी का थोड़ा कम अटेंशन है। हम्म। पढ़ाई लेकिन एक ही एक है, ही। लक्ष्य एक ही है। हम्म। कोई बहुत अधिक सेवा में इन्वॉल्व है, हम्म। कोई दूसरे किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व है। हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो समय चल रहा है ना, वो समय की मांग है कि अभी हमें वो ज्ञान जो हमको इतना है, हमें उस ज्ञान का स्वरूप बनना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं, आप सोचिए जरा, जो अभी हो रहा है, कितने लोग दुखी हैं, डेली हजारों लोग मर रहे हैं। कितने लोग दुखी हैं। और जो मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वाले जो घर बेघर हो गए हैं, जो घर पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि फ्लाइट्स नहीं जा रही, मतलब लाखों की संख्या में लोग हैं। फाइनेंशियल कितना नुकसान है वो तो है ही है। तो उनको, अब हम उनको देख करके रोना शुरू कर दें, वो तो काम नहीं चलेगा। तो जरूरत किस चीज की है कि हम अपने अंदर इतना शांति एक्यूमुलेट करें कि हमारी प्रेजेंस, हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुँचें, उनके प्रति हमारी मर्सी की फीलिंग हो, रहम की फीलिंग हो। मतलब अभी ज़्यादा वो समय नहीं है कि हम, जिसको बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे धीरे धीरे तो मनसा सेवा ही रह जाएगी, अंतर्मुखी होकर बाकी सेवा। सेवा नहीं होगी। वो उसका इफेक्ट होगा भी नहीं, इम्पैक्ट होगा भी नहीं। जो आपकी वाइब्रेशंस की सेवा है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वाइब्रेशंस बनते हैं हमारे थॉट्स से, हमारी वृत्ति से। हम कैसी हमारी वृत्ति है सबके प्रति, कैसे हमारे विचार हैं सबके प्रति, तो उससे जो वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस बनते हैं, उससे सेवा बहुत होगी। और अभी वो समय चल रहा है जिससे हम अपनी सेवा भी इसी से कर सकते हैं। मेरी स्थिति स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, एलिवेटेड इसी से ही होगी, और कोई तरीका है नहीं। कितना भी मुझे थ्योरेटिकल ज्ञान हो, लेकिन अगर मैंने उसका अभ्यास नहीं किया तो मेरी स्थिति वो बनेगी नहीं। माना स्वरूप ढल जाए हम। एग्जामिनेशन में हम फेल हो जाएंगे, परिस्थिति आएगी, मेरी स्थिति हलचल में आ गई, अगर हलचल में आ गई तो मैं फेल। क्योंकि हम ज्ञान का स्वरूप बने नहीं। आप जो सुना रही हैं दीदी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुनते रहें, लेकिन समय की सीमा कह रही है कि हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों, जीवन सफल उन्हीं का माना जाता है जो प्रभु के अर्पण होकर हम सेवा करते हैं। तन मन धन समय श्वास संकल्प से, मन वचन कर्म से हम ईश्वरीय सेवा में जब लग जाते हैं तो हमारा शरीर ट्रांसलाइट जैसा बन जाता है। हम इस धरती के फरिश्ते बन जाते हैं और स्वयं को
भगवान के आगे अर्पित करके जो भी सेवा करते हैं, एक प्रकार से प्रभु के अवतार बनकर हम सेवा करते हैं। तो ऐसे ही हमारी सुधा दीदी जो भारत में जन्म लिया और विदेश जाकर एक सेवा दे रही हैं, इनके त्याग तपस्या की भगवान भी गुणगान करता है। हम चाहेंगे कि फिर आप एक बार हम एक विषय पर हम चर्चा करेंगे दीदी। आप फिर एक बार हम आशा रखेंगे कि कैसे विहंग मार्ग की सेवा कैसे करें, जो आपने अभी लास्ट में बताया कि मनसा सेवा, उसके ऊपर हम एक एपिसोड बनाएंगे और लोगों को तो हम पहुँचाएंगे कि हम वो सेवा कौन कौन से जरिया होता है। जैसे आपने कहा संकल्प, इसके अलावा भी कौन कौन सी वृत्ति द्वारा सेवा, चित्त के द्वारा सेवा, कुछ ऐसा होगा आपके पास खजाना, तो जरूर उसके ऊपर हम बनाएंगे ज़रूर। तो फिर हम नए समय पर दीदी के साथ फिर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।